welcome back to this wonderful channel where you are going to understand pharmacology in the easiest way possible. Today we are going to cover the new topic, that is antacids and antipeptic ulcer drugs from the unit drugs acting on the GI system. उससे पहले हमने एंटीमेटिक्स, इमेटिक्स, लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक्स और ओवरव्यू बता देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, जो एंटासिड्स है ना वो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स के अंदर ही आते हैं। मतलब एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स उसके अंडर आते हैं एंटासिड्स और कुछ और ड्रग्स। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एंटासिड्स, क्योंकि ये मेन है, इनको हमने अलग से करना है, एंड बाकी बचे हुए एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स जो 3-4 है उनको हम सेपरेटली करेंगे। बट थिंग इज, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगी, बट तुम्हें एक तरीका होना चाहिए कि तुमने पेपर में इस क्वेश्चन को अगर आ गया एंटासिड्स, अगर क्वेश्चन आया एंटासिड्स, तो तुमने अटेम्प्ट कैसे करना है ना। या अगर तुम्हें आया एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स, फिर तुमने उसमें थोड़ा सा एंटासिड्स को भी बताना है और जो बाकी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स है उनको भी बताना है। अब देखो, सबसे पहले अगर आ गया एंटासिड्स, तुम क्या लिखोगे? एंटासिड्स होते क्या, 3-4 लाइन में बता दिया एंटासिड्स क्या है। अगर उनकी क्लासिफिकेशन है वो बता देनी है। फिर एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है फ्लो चार्ट में। उसके बाद यहाँ तक फिर तुमने कोई भी, अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर कम मार्क्स का आया तो कोई भी 2 ड्रग्स, अगर ज़्यादा मार्क्स का आया तो कोई 3 ड्रग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? उनमें उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड डोज, ये 4 चीज़ें तुमने हर एक ड्रग की बता देनी है। तो ऐसे तुम इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंटासिड से। तुम्हें क्या लगता है एंटासिड्स क्या होंगे? अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कॉज कर सकता है? अल्सर्स कॉज करता है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटासिड्स देंगे, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? अगर वो खुद बेस होंगे तो बस एंटासिड्स क्या है? वीकली बेसिक सब्सटेंसेस है, फिर ही वो न्यूट्रलाइज करेंगे। दैट न्यूट्रलाइज द एक्सेस गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, जिससे क्या होगा? जो हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न या पेप्टिक अल्सर डिसीज के सिम्टम्स से वो रिलीव हो जाएंगे। तो ये क्या, एक वीक बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एंट एसिड। एंटी एसिड्स एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। एंट एसिड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिस्टेमिक, एक होते हैं नॉन सिस्टेमिक। यहाँ पर इस फ्लोचार्ट, ये फ्लोचार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो। सिस्टेमिक में आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉन सिस्टेमिक में आते हैं बफर एंड नॉन बफर। अब बफर में हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नॉन बफर में कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तुम्हें एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास में कौन सा ड्रग आ रहा है। तो मेन तुम्हें यहाँ से समझ आ गया, हमने 4 एंटासिड्स याद करने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब आती है बात, तुम्हें क्या पता है सिस्टेमिक का क्या मतलब होता है? नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब पूरे सिस्टम में सिस्टेमिकली चला गया, पूरी ब्लड स्ट्रीम में ही चला गया। मतलब कि हमने उसको गट के थ्रू लिया था, वो गट से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में वो गया। उन एंटासिड्स को कहते हैं सिस्टेमिक एंटासिड्स। अब खुद बताओ ये कौन से केसेस में देंगे? जब पर्सन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ होगा, तब हम इनको देंगे सिस्टेमिक एंटासिड्स। और इसमें आ कौन रहा था? सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे तुम्हें एक इंडिकेशन क्लियर होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि सिस्टेमिक एंटासिड है, हम इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में देंगे। फिर आते हैं नॉन सिस्टेमिक, मतलब पूरे ब्लड स्ट्रीम में नहीं गए, जहां पर लिया है ना वहीं वर्क करेंगे। गट से लिया है तो गट पे ही वर्क कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहे, स्टमक में ही वर्क कर रहे हैं। अब ठीक है, तुम्हें कहा ठीक है स्टमक में वर्क कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर अल्सर्स वगैरह को प्रिवेंट कर रहे हैं, वहाँ पर जो ज़्यादा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बट ये बफर नॉन बफर का क्या मतलब है? बफर एंड नॉन बफर, देखो मैंने क्या लिखा है, बफर लिमिट राइज इन पीएच, बस न्यूट्रलाइज करेंगे, अल्कोलोसिस नहीं करा देंगे। पीएच बढ़ने का क्या मतलब होता है? अल्कोलोसिस। ये बस न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अल्कोलोसिस ही करा रहे हैं, बफर उनको कहते हैं। बट नॉन बफर न्यूट्रलाइज तो कर ही रहे हैं, बट वो एक्सेस बेसिसिटी करवा रहे हैं, मतलब पीएच को बहुत इंक्रीज भी करवा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन बफर। क्लियर हो गया? अब बफर में एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नॉन बफर में कैल्शियम कार्बोनेट आता है। क्लियर? ये तो था कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, है ना, टर्म्स के मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। बट टेम्पटेशन तुम ऐसे नहीं करके आओगे, ऐसे बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या इंक्लूड करूँ क्या नहीं। ये मैं तुम्हें क्लियर कर रही हूँ चीज़ों को। यहाँ पर मैंने जैसे कहा टेम्पटेशन तुमने वैसे ही करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि मैंने अभी 4 एंटासिड्स बोले, बट कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन तो होगी ना कि अब मैंने इस केस में इस एंटासिड को देना, दूसरे को नहीं देना। वो तुम्हारी खुद की नॉलेज है, अब वो देखो। देखो बाकी ये जो मैंने रेड में किया ना वो स्पेसिफिक है, जो ब्लैक में है वो सब में, जैसे हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन, अल्सर्स के केस में तो हम यस दीज आर एंटासिड्स, तो ये तो है ही, इनके केस में तो देंगे। बट जैसे अब ये तुम्हें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सिस्टेमिक एंटासिड है, तो हम इनको क्यों देंगे? यूरिनरी अल्कनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो किडनी में भी जाएगा, वहां पर जाके यूरिन
का भी अल्कनाइजेशन, मतलब कि यूरिन की भी बेसिसिटी इंक्रीज करवाएगा। क्यों चाहते हैं हम यूरिनरी अल्कनाइजेशन, हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि होता क्या है, जब यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना तो स्टोन्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए स्टोन ना बने, या जो अगर बन गया तो उनको डिजोल्व करने के लिए हम चाहते हैं कि वो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा बेसिक हो जाए। तो उन केसेस में भी हम देते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। अब इसमें कोई और तो नहीं दे सकते क्योंकि वो तो नहीं जा रहे सिस्टेमिकली, फिर वो किडनी में भी नहीं जाएंगे, बट ये तो सिस्टेमिकली जा रहा है ना, ये तो पूरे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो ये किडनी के पास भी जाएगा। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में भी सिर्फ इसको ही देंगे और किसी को नहीं दे सकते। एंड पॉइजनिंग के केस में, जैसे अगर ये ड्रग्स का ओवरडोज हो गया सैलिसिलेट या बार्बिट्रेट्स का, तो इनके केस में भी हम देते हैं। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह एक्ट करेगा, तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया या हाइपोकैल्सीमिया के केस में देंगे। ये मेन थीम थे। बाकी एक और चीज़ बता देती हूँ हाइपर फॉस्फेटीमिया के, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए फॉस्फेट एंड कैल्शियम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर बॉडी में फॉस्फेट ज़्यादा रहेगा तो कैल्शियम कम रहेगा, तो ये एक फॉस्फेट बाइंडर की तरह भी एक्ट करता है। ये क्या करेगा, इतना ज़्यादा जो फॉस्फेट है जिसके कारण बॉडी में कैल्शियम कम है और बोन वीकनेस आ रही है, तो वो उस कैल्शियम के साथ बाइंड करवा के फीसिस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट करा देगा। ये भी याद रखना, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक यूज़ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सेम हाइपर एसिडिटी पेप्टिक अल्सर के केस में। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। ये चीज़ याद रखना, हम इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इकट्ठा देते हैं ताकि डायरिया कॉन्स्टिपेशन के इफेक्ट्स, ये तुम्हें आगे समझ आएगा जब हम अगला पढ़ेंगे कि इनको बैलेंस द इफेक्ट ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, वो तुम्हें आगे बताऊंगी। ये चीज़ अभी पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर बताती हूँ। अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये भी बाकी सब कुछ सेम है। हाइपर एसिडिटी, अगर किसी को GERD है या पेप्टिक अल्सर्स है, डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, तो उनके केस में तो दे ही रहे हैं। बट अगर किसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जा रहा है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम साथ में देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो डायरिया कॉज करता है एंड जो एल्यूमिनियम होता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो दोनों को इकट्ठे दे देंगे, ना डायरिया होगा ना कॉन्स्टिपेशन होगी। ये तो मैं बता रही थी, क्लियर हो गया? ये थे स्पेसिफिक यूजेस। ठीक है, दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पस, तुमने ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना, जो जैसे क्या है अटैम्प्ट वैसे ही करना। अब आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये तुम फ्लो चार्ट में बना के आओगे। तो जो हमारे एंटासिड्स होते हैं वो 3 तरीकों से जो है एक्शन करते हैं। पहला, HCl को न्यूट्रलाइज करके, HCl जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, तो वहाँ पर जो pH है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, या तो pH को इंक्रीज ही कर देंगे, बिल्कुल pH इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण ऑब्वियसली एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी, पेन भी रिड्यूस हो जाएगी। ये था सेकेंड एक्शन। थर्ड है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करके, अगर वहाँ पर म्यूकोसा बनी रहेगी तो अल्सर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि म्यूकोसा जो होता है वो बैरियर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से जो एंटासिड्स है वो वर्क करें हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करके, या पीएच को इंक्रीज करके, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करके। क्लियर हो गया? ये रिएक्शंस तुम लिख सकते हो, थोड़ा अटेम्पटेशन और अच्छी लगेगी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है एंड ये गैस बन रही है। कैल्शियम कार्बोनेट सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी न्यूट्रलाइजेशन करवा रहा है, सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पर सॉल्ट बन गया, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया एंड कैल्शियम सप्लीमेंट भी बॉडी को मिल गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, सॉल्ट बन गया, कोई गैस नहीं बनी। तो ये किसका मेन चीज़ है, यहाँ पर कोई गैस नहीं बनेगी जिसके कारण स्टमक डिस्टेंशन या जो पेन है वो नहीं होगी। बट एक्सेस मैग्नीशियम क्योंकि बन रहा है, वो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना डायरिया, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये क्लियर होगी। ये डोज है, इनको तुम याद कर लो। अब आती है इंडिकेशंस ऑफ एंटासिड्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटासिड। इंडिकेशन तो मैं अभी तक क्लियर होगी कहीं किसी को अल्सर हो गया या गैस्ट्रो GERD, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, वो हमने याद है सैलिसिलेट एंड बार्बिट्रेट्स उनके ओवरडोज के केस में, या कैल्शियम सप्लीमेंट अगर चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट देंगे। हाइपर फॉस्फेटीमिया, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट वो फॉस्फेट बाइंडर की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? ये सारी इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन रीनल फेलियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो इतने ज़्यादा सॉल्ट बनने हैं, सॉल्ट को निकालेगा कौन? किडनी। बट अगर पहले से किडनी फेल हुई पड़ी है तो वो सॉल्ट तो वहीं रह जाएंगे, वाटर भी वहीं पर रह जाएगा, अडीमा हो जाएगा, इसलिए किडनी फेलियर के केस में नहीं दे सकते। हार्ट फेलियर सेम इसी कारण से, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्लूइड है अंदर, पर तो होगा क्या, हार्ट पे और वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, तो नहीं दे सकते। अडीमा वही चीज़ आ गई। सिरोसिस, अगेन लिवर को भी प्रॉब्लम होगी इतना सब कुछ मेटाबोलाइज करने में। अगर किसी को हम लो सोडियम डाइट दे रहे हैं तो वो पर्पस फिर खराब हो जाएगा, हम इतने सारे सॉल्ट ऊपर से उसको मतलब इनके थ्रू मिल रहे हैं, तो लो सोडियम डाइट देने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा अगर साथ में उसको ये ड्रग्स चल रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट तो उसकी बॉडी में ऐसे बन ही रहा है। या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेजेस, क्यों? क्योंकि ये हीलिंग को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ड्रग इंट्रैक्शन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि हम एंटासिड्स नहीं देते अगर किसी को डिजॉक्सिन चल रहा है, टेट्रासाइक्लिन या आयरन सॉल्ट्स या एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, एटलीस्ट 2 आवर्स के अपार्ट।
2 आवर्स का टाइम पीरियड के बाद ही हम इनको दे सकते हैं। दीज आर द साइड इफेक्ट्स। याद होगा तुम्हें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, क्योंकि हीलिंग नहीं होती तो हेमरेजिस हो सकते हैं। बाकी कैल्शियम इतना ज़्यादा दे रहा है तो किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस, ज़्यादा ही दे दिया तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती है। वो तुम्हें अब सब कुछ क्लियर है, राइट? दीज आर द साइड इफेक्ट्स। अब एंटासिड्स तुम्हें क्लियर हो गया आई होप, है ना? अब मैंने तुम्हें कहा था एंटासिड्स एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स में ही आते हैं, है ना? हमने एंटासिड्स को अच्छे से कर लिया, क्लियर है ना? एंटासिड्स हमने क्या किया, एंटासिड्स होते क्या, क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, स्पेसिफिक चीज़ें बता दी कौन सा कब यूज़ करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया, ये रिएक्शंस देख ली, है ना? फिर इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन एंड साइड इफेक्ट्स देख लिए। अब हम करते हैं, ड्रग्स में एंटासिड्स कर लिए, ठीक है? अब हम आगे करेंगे बाकी के जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स है, जैसे H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब हिस्टामिन एंटागनिस्ट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स एंड म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। अब हमने इन तीनों को, इन एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स को करना है। अब देखो एंटासिड्स का अगर क्वेश्चन आया, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे अटेम्प्ट करना है, बट अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स, तो उसमें तुमने कैसे अटेम्प्ट करना है, अब उसमें तो एंटासिड्स भी आएंगे। सबसे पहले एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं, डिफाइन कर दो। अब एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स में क्या क्या आते हैं, मैंने बताया एंटासिड्स आते हैं, ये तीनों आते हैं, वो बता दो, ठीक है? H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, पीपीआईज बता दिया। इनको थोड़ा थोड़ा सा इनके नीचे यहाँ पर हेडिंग लिख के नीचे एक्सप्लेन कर दो कौन सा क्या क्या होता है, ठीक है? अब सबसे पहले तुम बाद में एक्सप्लेन करोगे, एंटासिड्स को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो क्योंकि सिलेबस में ये अलग से टॉपिक है एंटासिड्स, ठीक है? उसको अच्छे से जो मैंने तुम्हें पढ़ाया थोड़ा सा बता दो, जैसे उनको एक्सप्लेन कर दो एंटासिड्स होते क्या, ठीक है? जो उनमें ड्रग्स आते हैं, हमने 4 ड्रग्स पढ़े थे, उनके जो स्पेसिफिक यूजेस थे साथ में वो लिख दो, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दो। एंटासिड्स लिख दिया, उसके बाद H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में भी जो ड्रग्स है उनको एनलिस्ट कर दो या उनका फ्लो चार्ट बना दो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। साथ में H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट कैसे वर्क करते हैं वो मैकेनिज्म लिख दो। सिमिलरली म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट में भी जो जो ड्रग आते हैं फ्लो चार्ट बना के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो। और लास्ट में जब तुम ये चारों को ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे, लास्ट में जो जनरलाइज्ड पूरी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स की जो इंडिकेशंस होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, उनको लिख दो। ये है वे ऑफ अटेम्प्टेशन अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। अटेम्प्ट तुमने इसी तरीके से ही करना है, ठीक है? अब आते हैं पैकर्स, है ना? हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को H2 रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है? तो अब ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, इसलिए हम इनको कहते हैं एंटागनिस्ट। मतलब कि हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है, अब वो जब रिसेप्टर साइट की ओर जाएगा, इसने उन रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देना है। मतलब चाहे वो प्रोड्यूस हो रहा है बट उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जहाँ पर उसने रिसीव होना था वो साइट्स ब्लॉक्ड है। अब हिस्टामिन का वर्क था जीआई एसिड जो है उसको HCl को मतलब सिक्रीट करवाना। अगर वो सिक्रीट नहीं होगा तो जो हमारा पर्पस था एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स का वो अचीव हो जाएगा। ये बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो गया। सो ड्रग्स दैट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर्स इन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, जिसके कारण गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन सप्रेस हो जाएगी। क्लियर? हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, गैस्ट्रिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा, पेप्टिक अल्सर्स नहीं बनेंगे। अब H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में जो ड्रग्स आते हैं वो ये वाले हैं, सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, नज़ैटिडीन, रैनिटिडीन, डीन। दीज आर ऑल हिस्टामिन एंटागनिस्ट। जब भी तुम ये ड्रग्स देखोगे जहाँ पर सिमिटिडीन, रैनिटिडीन लिखा होगा, तुम्हें उसी वक्त याद आना चाहिए ये H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है अंडर एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। क्लियर हो गया? जनरल मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे ये ब्लॉक कर रहा है? इसने क्या किया, H2 रिसेप्टर्स को, हिस्टामिन का क्या वर्क था, हिस्टामिन स्टिमुलेट्स द H2 रिसेप्टर्स, फिर क्या होता था, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता था, जिसके कारण जो ये प्रोटोन पंप है H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATAs, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase जो पंप है जिसको हम कहते हैं प्रोटोन पंप, वो स्टिमुलेट हो जाता था, जिसके कारण गैस्ट्रिक एसिड बन जाता था। बट अगर जब हमने पर्सन को H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया, तब जो ये यहाँ पर ये प्रोटोन पंप है, ये H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase, ये ब्लॉक हो गया, ये पाथवे ब्लॉक हो गया, जिसके कारण अब एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एज इट इज तुम्हें याद रखना होगा कि होता क्या था, हिस्टामिन जो जब प्रोड्यूस होता था वो रिसेप्टर साइट पे जाता था H2 रिसेप्टर्स के पास, वहाँ पर एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता था, वो फर्दर प्रोटोन पंप को स्टिमुलेट करता था और एसिड प्रोड्यूस हो जाता था। जब हमने इनका एंटागनिस्ट दे दिया तब ये पूरा पाथवे ब्लॉक हो गया और एसिड नहीं प्रोड्यूस हुआ जो हम चाहते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज इट इज जैसे मैंने नंबरिंग किया है उसी ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, सेम है, जो भी समझाया वही है, ये तुम लिख सकते हो, देख सकते हो। ये है डोसेज सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन, रनिटिडीन की, ये तुम्हें एज इट इज याद करनी पड़ेगी। अब आती है इंडिकेशंस, बताओ कब देंगे, है तो ये भी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग ही ना, कब देंगे? जब हम चाहते हैं कि ना पेप्टिक अल्सर्स हो ना डूडनल अल्सर्स हो, सबसे पहले तो वो
और भी, क्योंकि ये अल्सर्स कब प्रिवेंट होंगे, जब एसिडिटी रिड्यूस होगी। तो इसलिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज उसके केस में भी हम दे सकते हैं, ठीक है। एक वो हो गया। हार्ट बर्न अगर किसी को हो रहा है उसके केस में भी दे सकते हैं। पैथोलॉजिकल हाइपर सेक्रीशंस उनके केस में। ईसोफेजाइटिस हुआ पड़ा है इसी के कारण, GERD के कारण ईसोफेजाइटिस, तो उसके केस में भी हम दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कर तो वही काम रहा है, पर अल्सर्स को भी कैसे प्रिवेंट करें, गैस्ट्रिक एसिड को डिक्रीज करके। तो अगर किसी को GERD के केस में प्रॉब्लम तो वही होती है ना, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो ये भी तो वही काम करे, एसिडिटी को डिक्रीज करें। तो GERD के केस में भी दे सकते हैं, इसोफेजाइटिस के केस में भी दे सकते हैं। समझ आ गई? ये नहीं कि सिर्फ अल्सर्स के केस में देना है, अगर एंटीपेप्टिक अल्सर है तो बस उसी के केस में देना है, इनके केस में भी हम इनको दे सकते हैं। अब आती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। किसी भी ड्रग की अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उस केसेस में नहीं देंगे, ये तो पहली बात। दूसरा, किसी को किडनी फेलियर है, मैंने तुम्हें बता दिया, लिवर फेलियर है, क्योंकि लिवर ने मेटाबोलाइज करना है, किडनी ने एक्सक्रीट करना है, अगर वो दोनों चीज़ें ही ये वर्क नहीं करेंगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्यूमुलेशन हो जाएगी। तो ये भी सभी ड्रग्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। तीसरा, सेम प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, उनके केसेस में भी नहीं दे सकते, बिकॉज एवरी ड्रग हैव इट्स ओन एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट, राइट। तो उनके केसेस में हम नहीं दे सकते, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द अनबॉर्न चाइल्ड, राइट। अब ये है एडवर्स इफेक्ट, ये तुमने एज इट इज देख लो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो भी मैंने यहाँ पर सिस्टम है उसमें क्या इफेक्ट है, ये तुम्हें खुद लर्न करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट वाला कर लिया, राइट। अभी हमने कौन किया है, हिस्टामिन एंटागनिस्ट, ये पढ़ लिया, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। आई होप तुम्हें ऐसे लर्न हो रहा है, राइट, तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हें पता है कैसे अटैम्प्ट करना है, इसलिए मैं तुम्हें पहले अटैम्प्टेशन बता रही हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं टॉपिक को समझा रही हूँ, ताकि समझ तुम मुझसे लो, उसके बाद अटैम्प्ट तुम उस तरीके से कर सको। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये दीज आर द न्यूएस्ट ड्रग इंट्रोड्यूस्ड, ये अभी अभी आए हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स नाम बता रहा है, हालांकि जो पहले हम H2 रिसेप्टर पढ़े थे वो भी सेम था, बस मतलब पंप को नहीं हम छेड़ रहे थे, पंप वर्क कर रहा है, बस हमने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया था, है ना। इसमें क्या, हम प्रोटोन पंप उसको इनहिबिट कर रहे हैं, हम प्रोटोन पंप को वर्क नहीं करने दे रहे, जिसके कारण अगेन एसिड नहीं प्रोड्यूस हो रहा। एक्शन सेम है, एसिड नहीं प्रोड्यूस करवाना हमने, बट वो कैसे हो रहा है उस बेस पे ये डिफरेंट है। उसमें हमने रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया है, बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। यहाँ पर हमने पंप को ही ब्लॉक कर दिया, रिसेप्टर को कुछ नहीं किया। सो प्रोटोन पंप वही H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase वाला, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एंजाइम, जिसको हम कहते हैं प्रोटोन पंप, in the gastric parietal cells, thereby blocking the final step of gastric acid secretion. This lead to marked suppression of gastric acid production. ये जो पंप है ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण जो फाइनल स्टेप था इन एसिड प्रोडक्शन वो नहीं कंप्लीट हो सका, जिसके कारण जो एसिड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है, ये तुम ऐसे बना के आ सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म है ये, हो क्या रहा था, ये जनरल सा मैकेनिज्म है कि हो क्या रहा था और ड्रग देने के बाद क्या होगा। एसिड प्रोडक्शन हो रही थी स्टमक में, ठीक है, एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, पेराइटल सेल्स इन द स्टमक हैव स्पेशल मशीन कॉल्ड प्रोटोन पंप, इट पुशेस H पॉजिटिव इनटू द स्टमक मेकिंग इट एसिडिक। तो एसिड प्रोडक्शन हो कैसे रही है, हमारे स्टमक में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, जिनमें एक मशीन होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोन पंप। वो मशीन क्या करती है, सारा H पॉजिटिव खींच के एसिड प्रोड्यूस करती रहती है। ये क्लियर हो गया? अब हमने दे दिया पर्सन को PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये क्या होते हैं, प्रो ड्रग्स होते हैं, जब हम खा रहे हैं तभी ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, पर सेल्स के अंदर जाने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रो ड्रग्स। PPI दे दिए जो कि होते हैं प्रो ड्रग्स। अब ये एक्टिवेट हो गए पेराइटल सेल्स के अंदर जाकर, हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे बाइंड टू द प्रोटोन पंप। एक्टिवेटेड प्रोटोन पंप इनहिबिटर विल बाइंड टू द प्रोटोन पंप गेट शट डाउन, डिक्रीज इन एसिड प्रोडक्शन। पेराइटल सेल्स के अंदर जाके जो ये मेडिसिन है, जो ये ड्रग है, वो एक्टिवेट हो गई। जब ये एक्टिवेट होगी प्रोटोन पंप के साथ बाइंड हो गई, फिर इसने प्रोटोन पंप को शट डाउन कर दिया, जिसके कारण एसिड प्रोडक्शन नहीं हुई। समझ आ गया? अब याद है तुमने पक्का अपने जहाँ पर भी तुम हॉस्पिटल में तुमने देखा होगा पेंटोप्रोजोल हमने बहुत बड़ी देखी है। तो दिस इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तुम्हें ये चीज़ पता है, तुम्हें आज तक कितना तो पता था, तुम कि किसी से भी तुम पूछ लो वो कहेंगे दिस इज एन एंटासिड, बट अब तुम्हें स्पेसिफिक पता चल गया कि एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है अंडर द क्लास एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग। समझ आ गया? तो इसलिए ये न्यूएस्ट ड्रग है, अभी हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा यही चल रही है, ये अभी अभी बनी है, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल, ओमीप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, सुक्रालफेट, ये सारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं। क्लियर हो गया? ये उनकी डोज, साथ में ड्रग बता दिए कौन से आ रहे हैं, और मैंने तुम्हें डोज बता दी। पहले हमने हिस्टामिन एंटागनिस्ट में ड्रग पढ़े थे, अब हम इसमें मैंने तुम्हें बता दिए। उसमें कौन से पढ़े थे, रनिटिडीन, सिमिटिडीन, निज़ाटिडीन, राइट। इसमें हमने ओमीप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, सुक्रालफेट, मीजोप्रोस्टोल पढ़ लिए।
इंडिकेशन सेम इंडिकेशन, GERD, इसोफेजाइटिस, पेप्टिक अल्सर्स, जूडनल अल्सर्स, या कोई और किसी और चीज़ के कारण एक होते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। अगर किसी को वो है स्ट्रेस अल्सर, मतलब बॉडी में कॉन्स्टेंट फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, पर्सन बीमार है, पर्सन बेड रिडन है, तो उस केस में हम इसको देते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज तुम्हें पता है कौन सा है? सुकरालफेट। अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन है, उसको बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, तो हम उसको सुकरालफेट देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस अल्सर्स कॉज कर सकता है, उसका बेड रिडन होना, उस पर एंटीबायोटिक्स देने। दूसरा ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये एक कंडीशन है जिसमें ना डूडेनम में या इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में गैस्ट्रिनोमा समझ रहे हो? ट्यूमर, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा गैस्ट्रिन बनेगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है, तो वो इसलिए इतना ज़्यादा एसिड ना प्रोड्यूस हो इस कंडीशन में, तो हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे देते हैं। तो इस गैस्ट्रिनोमा के केस में भी दे देते हैं। नसैड इंड्यूस्ड अल्सर्स या इरोसिव इसोफेजाइटिस, बाकी तुम्हें पता है इंडिकेशन सेम है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी सेम है। ड्रग इंट्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। बेंजोडाइजेपिन, क्लोपिडोग्रिल, कीटोकोनाजोल एंड थायोफिलिन के केस में हम इनको नहीं देंगे, या थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के बाद देंगे। साइड इफेक्ट हेडेक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सेम ही है। एडवर्स इफेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? एसिड प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, है ना? ये तुम याद रखना। ये एडवर्स इफेक्ट तुमने अभी तक जो भी तुम एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स पढ़ोगे ना, ये तुम सब में लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में एक्शन क्या हो रहा है, लास्ट में इफेक्ट क्या आ रहा है कि एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है, देयर आर सम थिंग्स लाइक वाइटामिन एंड मिनरल जिनको एसिड चाहिए होता है, उसके बिना वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, तो उनकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये एक एडवर्स इफेक्ट है। और दूसरा बात, अगर वहाँ पर एसिड कम प्रोड्यूस होगा तो कुछ बैक्टीरियाज ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी एक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये भी तुम सब में लिख सकते हो। अरिथमियाज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब होगा क्या, जो मिनरल्स में कौन से सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो वो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। कन्फ्यूजन क्यों? ये इन्हीं के कारण, ये सोडियम पोटेशियम इनकी कमी हो रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ड्राउजीनेस भी इसलिए होगी। गायनेकोमैस्टिया ज़्यादा केसेस में नहीं होता, ये हार्मोनल इशूज इन्हीं के कारण, क्योंकि दीज मिनरल्स एंड वाइटामिन आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हार्मोन की भी डेफिशिएंसी होगी, सो इट कैन कॉज गायनेकोमैस्टिया। सिमिलरली फॉर डिक्रीज्ड सेक्सुअल एबिलिटी, ये भी हार्मोनल इश्यूज के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ तक तुम्हें सारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्लियर हो गए, क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, जनरल मैकेनिज्म बता दिया, कौन से ड्रग्स विद डोज बता दी, इंडिकेशन सेम है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है, ड्रग इंट्रैक्शन याद करनी है, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट जो तुम सभी के केस में लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब एंटागोनिस्ट कवर कर लिए, अब हम करते हैं एंटासिड्स, और उनके बाद थर्ड वन विच इज़ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। नाम बता रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम एसिड की सिक्रीशन को स्टॉप नहीं कर रहे, अब हम चाहते हैं वो जैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हम म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर म्यूकोसा प्रोटेक्ट हो जाएगी तो अल्सर्स नहीं बनेंगे। मतलब ये अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन से हम दे रहे हैं एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग? दिस वन, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। सो द ड्रग्स दैट प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कैसे? बाय फॉर्मिंग अ बैरियर ओवर अल्सर्स और इन्हेंसिंग म्यूकोजल डिफेंस विदाउट डायरेक्टली रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। क्लियर आ गया? ये गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन के साथ कुछ नहीं करे, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं म्यूकोसल बैरियर्स को इंक्रीज करवा के। मतलब कि अगर म्यूकोसल बैरियर को इंक्रीज करा दिया तो अल्सर बनेगा ही नहीं, पर अगर अल्सर बन गया तो वो आगे वो हील हो जाए या और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सीवियर वर्स्ट ना हो जाए, तो उसके ऊपर कोट पहना देंगे उसको, ठीक है, ताकि वो और ख़राब ना हो। इनको हम कहते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। अब जैसे उनकी सबकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, इसकी भी टाइप्स है, जैसे सुकरालफेट जो हमने हिस्टामिन वाले में भी पढ़ा, राइट, अभी पढ़ के आया ना, इसमें भी है। मेन वैसे वो यहाँ पर आना है, सुकरालफेट वैसे यहीं आना है इसी वाले में, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स में। सुकरालफेट आ गया, बिस्मथ कंपाउंड्स जैसे सब सैलिसिलेट्स एंड सब सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे मीसोप्रोस्टोल जो वहाँ पर हमने पढ़ा है, बट वो यहाँ पर भी है, एंड कार्बिनैक्सोलोन। ये 4 चीज़ें आनी है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स में। अब इन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं तुम्हें यही बता देती हूँ। सुकरालफेट अगर हम पर्सन को दे रहे हैं, वो क्या करता है, वो एक विस्कस जेल बना देगा जो अल्सर के बेस को कोट कर देगा ताकि हील हो, और बैरियर को और स्ट्रॉन्ग कर देगा कि और कोई अल्सर ना हो। तो ये क्या कर रहा है, एक विस्कस जेल, विस्कस समझते हो, गाढ़ी सी जेल बना देगा जो ऐसे बैरियर की तरह एक्ट करेगा और हमारे म्यूकोसा को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। बिस्मथ कंपाउंड भी क्या करते हैं, ये भी सेम चीज़, म्यूकोसा को कोट कर दे रहे हैं और म्यूकस की प्रोडक्शन को या बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर वो दो चीज़ें इंक्रीज़ होगी तो वो बैरियर की तरह एक्ट करेगी, वो म्यूकोसा को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे डायरेक्टली, ठीक है।
थर्ड काम ये क्या कर रहा है, एच पाइलोरी बैक्टीरियासाइडल भी है, क्योंकि मोस्टली पेप्टिक अल्सर्स का रीज़न क्या होता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो अगर सस्पेक्टेड है कि पेशेंट इज़ हैविंग एच पाइलोरी इन्फेक्शन, तो उनके केस में हम बिस्मथ कंपाउंड देंगे, क्योंकि एक तो वो बैक्टीरिया को भी किल करेगा, दूसरा वो म्यूकोजल बैरियर को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। तो समझ आ गई, बिस्मथ कंपाउंड भी एक तो विस्कस जेल फॉर्म करे बाय इंक्रीजिंग म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, दूसरा बैक्टीरियासाइडल भी है। थर्ड आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। अगर ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, ये क्या करेंगे, म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिमिलरली उनकी तरह ये भी म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देते हैं, एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करा देते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा देते हैं। तो याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स 3 वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज, ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज, क्योंकि जितना वहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी अल्सर उतनी जल्दी हील करेगा, और एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज। 3 काम कौन करा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। फिर आता है कार्बेनैक्सोलोन, ये क्या करता है, एसिड डिफ्यूजन को रिड्यूस। एसिड डिफ्यूजन समझ रहे हो, H पॉजिटिव जब वापस से सेल्स के अंदर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अल्सर्स के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, दोबारा से वो, मतलब समझ रहे हो, जो स्टमक कैविटी है, ल्यूमन है, ल्यूमन से अगर वो वापस वॉल पे लगेगा तो अल्सर्स वर्स्ट होंगे। तो उस डिफ्यूजन को वो प्रिवेंट कर रहा है, ताकि वो ल्यूमन में ही रहे, म्यूकोसा की तरफ ना आए, उसकी डिफ्यूजन ना हो। उन केस में हम कौन सा देते हैं, कार्बेनैक्सोलोन, और म्यूकस को तो वो भी इंक्रीज करा ही रहा है। अब सुक्राल्फेट क्या कर रहा था, म्यूकोसल बैरियर, वो तो कोटिंग कर रहा था, हमारी म्यूकोसा की कोटिंग कर रहा है सुक्राल्फेट। बिस्मथ कंपाउंड क्या कर रहे थे, एच पाइलोरी बैक्टीरियासाइडल और कोटिंग कर रहे थे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स 3 काम कर रहा है, कार्बेनैक्सोलोन डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंडिकेशन सेम, यहाँ पर तो मेन इंडिकेशंस क्या होंगी, अल्सर्स, डूडनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स, नसैड इंड्यूस्ड अल्सर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स, जितने भी टाइप ऑफ अल्सर्स है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, उनके केस में बिस्मथ कंपाउंड। क्लियर। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही सेम, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, रीनल फेलियर, हिपैटिक फेलियर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सेम तो है, कोई स्पेसिफिकली लर्न करने के लिए तो कोई खास ज़रूरत है नहीं। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स जितने भी हमने पढ़े हैं, ये चारों, सुक्राल्फेट, बिस्मथ कंपाउंड, मीसोप्रोस्टोल, कार्बेनैक्सोलोन, ये सबके एडवर्स इफेक्ट है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने जनरलाइज लिखने हैं, मैंने यहाँ पर सिस्टम वाइज लिख दिया कि GI के केस में कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, रीनल के केस में CKD हो रहा है, बिस्मथ कंपाउंड क्या कर रहे हैं। तुम्हें लर्न तो क्योंकि एज इट इज़ करने पड़ेंगे, मेरा ऐसे एक पर ही मतलब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम यहाँ से देख लो, तुम ऐसे नोट कर सकते हो कि सिस्टम वाइज कौन सा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा इफेक्ट कॉज कर रहा है, वो तुम यहाँ से देख लो। बाकी हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्राल्फेट एंड मीसोप्रोस्टोल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। तो इनको मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है कि तुमने ऐसे करना है, या जैसे मैंने बताया था थ्रू अ टेम्पटेशंस तुम वैसे कर सकते हो, बट फॉर नॉलेज पर्पस तुम इसको देख लो कि सुक्राल्फेट कर क्या रहा है। अब देखो, सुक्राल्फेट जाएगा, उसको एसिडिक pH मिला हमारे स्टमक में जाके, ठीक है, इसलिए तो हम दे रहे थे क्योंकि pH बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो वहाँ पर उसने फिर क्या किया, वो सुक्राल्फेट पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो गया, वो विस्कस बनना मतलब स्टार्ट हो गया। तो वो क्या विस्कस हो रहा है, तो एक विस्कस सी जेल बनानी स्टार्ट कर दी उसने, स्टिकी विस्कस जेल। वो क्या करेगी, वो जेल हमारे जहाँ जहाँ पर अल्सर हो रहे हैं, मतलब हुए हैं, उनके बेस पे जाके वो लग गई। अब उसने क्या कर दिया, जब वो उस पर जाके चिपक गई तो वो बैरियर की तरह एक्ट करना स्टार्ट हो गई। तो जितना मर्जी अब एसिड प्रोड्यूस हो, अब वो बैरियर है, अब अल्सर्स फर्दर उनको कुछ नहीं होगा, उनकी कंडीशन वर्स नहीं होगी, अब उनकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज हाउ सुक्राल्फेट इज वर्किंग। समझ आ गया। इंडिकेशन सेम, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सेम है, साइड इफेक्ट्स भी सेम है, डोज यहाँ पर याद कर लो, ठीक है। ये था सुक्राल्फेट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं तुम्हें चाहती थी, समझ लो। दूसरा एक मीसोप्रोस्टोल, जो कि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। मेन तुम मेरी बात याद रखना, जो मीसोप्रोस्टोल की मेन इंडिकेशन पता क्या है, नसैड इंड्यूस्ड अल्सर्स। नॉर्मली नहीं देते, अगर नसैड इंड्यूस्ड अल्सर्स है तो हम कुछ और नहीं देंगे, हम मीसोप्रोस्टोल देंगे। दिस इज़ द वन थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, ठीक है क्या, ये वही कहानी है। मीसोप्रोस्टोल सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मैंने तुम्हें बताया था ना, 3 मैकेनिज्म है इसके। एक तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहा था, दूसरा बाइकार्बोनेट एंड म्यूकोसा को इंक्रीज़ कर रहा था, और एक चीज़ ये डिक्रीज़ कर रहा था, वो क्या था, एसिड प्रोडक्शन। ये सेम चीज़ ही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा। बस मेन चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि नसैड इंड्यूस्ड अल्सर, प्रोस्टाग्लैंडिन इज गिवन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही है। मीसोप्रोस्टोल क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स उनके साथ बाइंड कर गया, फिर जो उसने करना था म्यूकस बाइकार्बोनेट को इंक्रीज़ कर दिया, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर दिया, बट गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर दिया, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एंड डूडनल म्यूकोसा फ्रॉम नसैड इंड्यूस्ड इंजरी। समझ आ गया। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट। हमने अभी तक सारे के सारे जो एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स थे वो कर लिए। आई होप दे आर क्लियर टू यू।